Bhavna Sahni and I'm back with a new video for class 10th, and in this video we are starting with the topic 2 of chapter the print culture. And I'm again reminding you print culture से सिर्फ MCQs आने वाले हैं, तो सिर्फ इसके explanation और MCQs पे ही focus करें and उन सब का link नीचे description box में दिया गया है. So let's get started to topic 2 of print culture. तो पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट बुक्स कहाँ आई थी, चाइना में प्रिंटिंग कैसे आया, जापान में प्रिंटिंग कैसे आया. एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टॉपिक 2 ऑफ प्रिंट कल्चर, दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप. अगेन रिमाइंडिंग यू प्रिंट कल्चर से सिर्फ MCQs आने वाले हैं, तो इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए. ऑलराइट, सो टॉपिक 2 प्रिंट कम्स टू यूरोप. तो सबसे पहले यूरोप में प्रिंट आया कहाँ से? यूरोप में प्रिंट आया चाइना से. ऑलराइट, चाइना में पेपर, स्पाइसेस, सिल्क आते थे 11th सेंचुरी में, राइट. एंड यही सिल्क रूट के थ्रू चाइना से प्रिंटिंग पहुंचा यूरोप, राइट. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंचा यूरोप कब पहुंचा? 13th सेंचुरी में. ठीक है, तो 11th सेंचुरी में पेपर रीच्ड यूरोप. ठीक है, 11th सेंचुरी में चाइना से यूरोप कब गया? पेपर, स्पाइसेस, सिल्क इन 11th सेंचुरी. और प्रिंटिंग चाइना से यूरोप कब पहुंचा? इन 13th सेंचुरी. तो याद रखना 11th सेंचुरी में पहले पेपर पहुंचा, ठीक है, एंड 13th सेंचुरी में फिर प्रिंट पहुंचा. कैसे पहुंचा? लेट्स सी. तो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी. ठीक है, यू नो दैट चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी. वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक में कर चुके हैं, राइट. तो एक मार्को पोलो नाम का इंसान था, वो एक इटालियन एक्सप्लोरर था. वो जगह जगह जाके चीजें एक्सप्लोर करता था, चीजें सीखता था. सो ही वाज एन इटालियन, मतलब यूरोप से था, ठीक है, और वो एक्सप्लोरर था. तो उसने क्या किया? उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में लर्न किया चाइना में. ही लर्न अबाउट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन चाइना एंड देन वो 1295 AD में, दैट मीन्स 13th सेंचुरी में वापस आता है चाइना से यूरोप और अपने साथ ये आइडिया लेके आता है. तो जब वो चाइना से यूरोप वापस आता है तो इटली में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करता है और इटली से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बाकी सारे यूरोप में फैल जाती है. ऑलराइट, फिर कुछ लग्जरी एडिटर्स थे जिसमें रॉयल मैसेजेस दिए जाते थे फॉर द रॉयल पीपल एंड दे वर रिटन ऑन द एनिमल स्किन. तो रॉयल मैसेजेस वर रिटर्न फॉर द रॉयल पीपल और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, तो वेलम पे लिखे जाते थे. व्हाट इज वेलम? वेलम मीन्स रिटन ऑन एनिमल स्किन. ठीक है, समझ आया. सो वेलम इज बेसिकली पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, मतलब एक पार्चमेंट बनाया जाता था एनिमल स्किन का जिसके ऊपर लिखा जाता था. ठीक है, सो वेलम वॉज ऑल्सो रिटन फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल, किंग्स एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज. तो वेलम काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, तो वो कहाँ कहाँ जाता था? एरिस्टोक्रेटिक सर्कल, किंग्स के पास और रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज में. ठीक है, एंड दे कंसिडर्ड प्रिंट एज चीप वल्गैरिटी अकॉर्डिंग टू दीज रिच पीपल. तो जो प्रिंटिंग था वो इट वाज लाइक अ चीप वल्गैरिटी फॉर देम. ठीक है, अगर मैं 15 टू 16 सेंचुरी यूरोप की बात करूँ तो एकदम से क्या हुआ था, जो डिमांड थी बुक्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और बुक सेलर ने बुक्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था टू दी अदर नेशन. बुक फेयर्स लगने लग गए अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुक्स की डिमांड इंक्रीज होने लग गई. और डिमांड इतनी इंक्रीज होने लग गई विच वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल. डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, प्रिंटिंग कम हो रही थी और उससे ज़्यादा डिमांड थी. तो उसके डिमांड को मीट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन. कुछ स्टेप्स लिए गए डिमांड को मीट करने के लिए. कुछ स्किल्ड हैंड राइटर्स थे जिनको स्क्राइब्स बोला जाता था. ठीक है, तो स्क्राइब्स को हायर किया गया. वो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, कैलीग्राफी जैसे करते हैं. ठीक है, और एक बुक सेलर ने कम से कम 50 स्क्राइब्स को हायर किया. इतनी डिमांड थी, तो प्रिंटिंग के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के तो इतनी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे डिमांड. तो हुआ क्या, बुक सेलर ने स्क्राइब्स को हायर किया. 50 स्क्राइब्स को हायर करना कर दिया. अब स्क्राइब्स ने क्या किया? दे यूज टू कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट भी महंगी होती थी, हर कोई नहीं खरीदता था. तो स्क्राइब्स यूज टू कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड दे वर पेड फॉर इट. बट दिस आइडिया फेल्ड. ये आइडिया फेल क्यों हो गया? क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, डेलिकेट
ऑकवर्ड, डिफिकल्ट टू रीड, डिफिकल्ट टू प्रिजर्व एंड कॉपी करने में बहुत टाइम लग रहा था, बहुत लेबर लग रही थी और वो भी एक्सपेंसिव होता जा रहा था। अगेन इसका रिजल्ट क्या हुआ, विद इंक्रीज इन डिमांड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम फेमस। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई। सो दिस वाज क्लियरली, अब यहाँ पे हो गया क्लियरली कि हमें नीड है क्विकर और चीपर वे ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, हमें नीड है। ऑल राइट, सो आई एम अगेन टेलिंग यू दिस दैट डिमांड ऑफ बुक्स वर बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है, तो स्टेप्स वर टेकन टू मीट द इंक्रीज डिमांड, स्किल्ड स्क्राइब्स वर हायर्ड। ठीक है, वन बुक सेलर हायर्ड 50 स्क्राइब। स्क्राइब्स क्या करते थे, दे यूज टू कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट्स और उनके लिए उसको पेमेंट भी मिलती थी, बट ये आइडिया फेल हो गया था बिकॉज मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या थे, फ्रेजाइल थे, डेलिकेट थे, ऑकवर्ड थे, डिफिकल्ट टू कैरी, डिफिकल्ट टू रीड, difficult to preserve, and copying was time consuming, laborious and expensive. So result क्या हुआ, with increase in demand जो wood block printing थी काफी ज्यादा famous हो गई। all right, wood block printing क्या होती, काफी ज्यादा famous हो गई। एंड इसके बाद जब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस हो गई और बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा था सब कुछ, देन दे रियलाइज दैट दे नीड अ क्विकर एंड चीप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो क्विकर और चीप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहली मैकेनिकल प्रेस आई थी। ऑल राइट, सबसे पहली मैकेनिकल प्रेस कब आई थी, क्या हुआ था, फर्स्ट मैकेनिकल प्रेस आई थी। और फर्स्ट मैकेनिकल प्रेस कब आई थी, 1430s में। और ये फर्स्ट मैकेनिकल प्रेस कौन लेके आया था, जॉन गुटनबर्ग। ओके, सो फर्स्ट मैकेनिकल प्रेस इन 1430s was invented by John Gutenberg। कहाँ रहता था, he lived in Strasbourg। स्टार्सबर्ग कहाँ था, जर्मनी में। ठीक है, और कहाँ रहता था, ऑन एन एग्रीकल्चरल स्टेट। ही वॉज अ मर्चेंट ऑफ ब्लैकस्मिथ। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मर्चेंट था, उसको ऑलिव एंड प्रिंटिंग वाइन प्रेस के बारे में बहुत कुछ आता था। तो जॉन गुटनबर्ग वाज अ गोल्डस्मिथ जो जेम्स और स्टोन को पॉलिश करता था, उसको लेड मोल्ड भी बनाना आता था। तो उसने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, ऑलिव एंड वाइन प्रेस की टेक्नोलॉजी को यूज करके मैकेनिकल प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया 1430s में। ऑल राइट, सो ऑलिव प्रेस उसने क्या किया, ही यूज ऑलिव प्रेस प्लस मोल्डिंग टेक्निक, दोनों को यूज किया। दोनों को यूज करके वो प्रिंटिंग प्रेस लेके आया। और प्रिंटिंग प्रेस से उसने ये भी देखा कि जब ये लेके आया उसने मेटल को भी लेटर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा भी होगा, कोई कोई जैसे नेकलेस होता होगा, उस पर नाम लिखा होता होगा, मेटल को वो मोल्ड करके बनाया जाता है। तो ही वॉज द वन, ही स्टार्टेड कास्टिंग मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। ऑल राइट, सो 1448 में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो गई थी, 1430s में इंट्रोड्यूस हुई थी, 48 तक वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हुई थी। और फर्स्ट बाइबल की 180 कॉपीज प्रिंट हुई थी इन 3 years। ऑल राइट, सो फर्स्ट बुक थी बाइबल जिसकी 180 कॉपीज इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रिंट हुई थी इन 3 years। एंड बाय दैट टाइम, उस टाइम के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रिंटिंग थी। ठीक है, फिर 1450s टू 1550s की अगर मैं बात करूं तो ये 100 सालों में क्या हुआ, जैसे 15 टू एंड 16 सेंचुरी में जो प्रिंटिंग थी वो काफी ज्यादा फास्टर होती जा रही थी। ऑल राइट, प्रिंटिंग वाज गेटिंग फास्टर, बट जो ट्रेंड था हैंड राइटिंग का वो डिसअपियर नहीं हुआ। अभी भी हैंड राइटिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा था प्रिंटिंग के आने के बावजूद। तो जो भी बुक्स होती थी उनके जो बॉर्डर्स होते थे वो हाथों से डिजाइन किए जाते थे। उनकी जो इमेजेस जितनी भी बुक में होती थी, इलस्ट्रेशन जितनी भी बुक में होती थी, उनको पेंट किया जाता था। ऑल राइट, जो रिच की बुक्स थी फर्स्ट पेज वॉज केप्ट ब्लैंक। ऑल राइट, फॉर पर्सनल डिजाइनिंग पहला पेज ब्लैंक छोड़ा जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आप इस पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं और कौन से पेंटिंग स्कूल से पेंट कराना चाहते हैं। ऑल राइट, सो डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज एंड एकदम से क्या हुआ, बूम हो गया बुक्स की प्रोडक्शन का यूरोप में। तो 15 सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट हुई थी और 16 सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज प्रिंट हुई थी, मतलब 180 मिलियन कॉपीज एक्स्ट्रा। एंड देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, बट मैकेनिकल प्रिंटिंग कंप्लीटली डिड नॉट डिसअपियर। उसमें बेसिकली, सॉरी, मैकेनिकल प्रिंटिंग कह रही हूँ, हैंड प्रिंटिंग कंप्लीटली डिड नॉट डिसअपियर। अभी भी बॉर्डर्स जो है, पिक्चर्स जो है वो हाथों से बनाया जाता था। रिच पीपल के लिए पहला पेज ब्लैंक छोड़ा जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आप क्या पेंट कराना चाहते हैं और कौन से पेंटिंग स्कूल से पेंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, काफी लोगों की लाइफ चेंज हो गई, लोगों के
लोगों ने रीड करना शुरू कर दिया, लोगों के डिजायर्स चेंज हो गए, लोगों की परसेप्शंस चेंज हो गई। तो ये था आपका टॉपिक 2 एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट कल्चर का, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं। आप ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लीजिए, स्टोरी की तरह कर लीजिए, आपके एमसीक्यूज में फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स। ऑलराइट, so I will be meeting you guys in my next video. Bye bye.